दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सोशल अकाउंटिंग के कंसेप्ट के बारे में। तो सोशल अकाउंटिंग वर्ड से क्लियर है कि सोसाइटी के लिए एक कंपनी ने क्या क्या किया है उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना है, उसको प्रॉपर रिपोर्ट करना है। और वही वो जो कंपनी मतलब इस चीज़ को प्रॉपरली अपने स्टेक होल्डर्स को भी डिस्क्लोज करना है कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करी हैं, क्या वेलफेयर प्रोग्राम्स करे हैं। यानी कुल मिला के प्रॉपर अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसको हमने बनाना है और एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना है हमारे स्टेक होल्डर्स के सामने। तो यू कैन से दैट सोशल अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में पहले अच्छे से पढ़ेंगे और देन इसके बाकी कंसेप्ट्स हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं सोशल अकाउंटिंग के, या फिर इसके अलावा इसकी ज़रूरत क्यों है, इसकी अप्रोचेस क्या हैं, क्या स्कोप इसमें कवर किया जाता है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जी, तो देखिए सबसे पहले सोशल अकाउंटिंग क्या है। देखिए सोशल अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस है जिसमें हम सिस्टमेटिकली सबसे पहले असेसिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं एंड देन रिपोर्टिंग करते हैं। किस चीज़ के बारे में? कंपनीज के सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के बारे में। मतलब प्रॉपरली इवैल्यूएशन करना कि कैसे कंपनीज के ऑपरेशन हमारे स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब इसको और डिटेल में लेके चलूँ तो जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो हमारी कम्युनिटी है या फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं या और भी स्टेक होल्डर्स की बात कर लो, इवन एनवायरनमेंट की ही बात कर लो, इन सब पे इन सब पे हमारी कंपनी के ऑपरेशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में हमें सोशल अकाउंटिंग ही बताती है। तो सोशल अकाउंटिंग कुल मिला के हमें कंपनी के नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बारे में जानकारी देती है। मतलब इसमें कंपनी की नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है इसके बारे में हमें पता चलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ सोशल अकाउंटिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, अगर हम बात करते हैं अब इसके मेन पर्पस के बारे में, तो हम जनरली इसकी नीड ही देख रहे हैं या इसके मेन एडवांटेजेस क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पर्पस की बात कर लो या सबसे पहले बेनिफिट हमें सोशल अकाउंटिंग से क्या मिलता है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होती है। तो आप ये कह सकते हो कि सोशल अकाउंटिंग क्या करती है। सोशल अकाउंटिंग एक्चुअली में जितने भी नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट होते हैं ना कंपनी के, उसकी सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स को चाहिए होती है वो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर देती है। जिससे क्या होता है, हमें मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं हमारे सारे काम को। ट्रांसपेरेंट मतलब सारी चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हैं हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे अनदर स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि वो उन चीज़ों के लिए वो उन चीज़ों से डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो हम सारी चीज़ें अगर कंपनी की एक बेटर वे में उनको बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रहे हैं। और अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है जब भी हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, क्योंकि जवाबदारी दोनों तरफ से होने लग जाती है। उन्होंने भी अपने डिसीजन के लिए कुछ पूछना होता है और हमें भी उनको रिपोर्ट करना होता है। पॉइंट। तो दिस इज अ सोशल अकाउंटिंग इफेक्ट जो हमें यहाँ नजर आ रहा है, जिससे हमारी कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों इंक्रीज होते हैं। दूसरा है रेपुटेशन और ट्रस्ट का बढ़ना। अब क्योंकि हम यहाँ पे सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं अपने अपने स्टेक होल्डर्स को, तो इसीलिए उनको पता चल जाता है कि कंपनी ने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया है, कौन से वेलफेयर प्रोग्राम्स करे हैं, कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है कंपनी। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कस्टमर्स के ऊपर, हमारे शेयर होल्डर्स के ऊपर, हमारे मतलब कह लो कम्युनिटी के ऊपर। तो कम्युनिटी सपोर्ट इससे हमें मिल रहा होता है, या फिर कह लो बेटर इन्वेस्टर रिलेशंस बन जाते हैं, कस्टमर लॉयल बन जाता है। ये सारे बेनिफिट हमें मिलते हैं जो हमारी रेपुटेशन और ट्रस्ट को बिल्डअप करने में मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल अकाउंटिंग। थर्ड आता है कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब देखो, क्योंकि हम सोसाइटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्वायरमेंट को ध्यान से समझ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सोशल अकाउंटिंग हम इनके ऊपर बिल्कुल डिटेल एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो जब हम किसी चीज़ का डिटेल एनालिसिस करते हैं ना, तो हम उसके रिस्क पहले ही पहचान लेते हैं, मीन्स हम उन रिस्क के लिए प्रोएक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए सोशल अकाउंटिंग की हेल्प से कंपनी को एक फ़ायदा हो गया हुआ है कि वो सोशल रिस्क पहचान जाती है, एनवायरमेंटल रिस्क को पहचान जाती है, और अगर कभी कोई रिस्क नज़र आता है उसके ऊपर करेक्टली एक्शन टाइमली बेसिस पे लेकर उसको ठीक कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशन बेसिस पे कंप्लाइंस जो है वो बनी रहती है विद द हेल्प ऑफ सोशल अकाउंटिंग। नेक्स्ट है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। अब क्योंकि सोशल अकाउंटिंग कंपनी के नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानकारी देती है, तो जो इन्वेस्टर्स के लिए डिसीजन पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कंफ्यूजिंग हो जाया करते थे, कॉम्प्लेक्स हो जाया करते थे, अब वो आसान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डेटा मैनेजमेंट की तरह सोशल अकाउंटिंग उनके लिए एक काम, उनके लिए एक कह लो काम की चीज़ है, जो उनको सारे वो डेटा प्रोवाइड करती है कंपनी के बारे में, जो उनको डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं। इवन
कंपनी में भी इस चीज़ का बेनिफिट क्या मिल रहा है, कंपनी भी उस तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट कर सकती है जिस तरीके से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सके और उनको प्रॉफिट भी मिल सके। मतलब सोशल अकाउंटिंग कंपनी को भी ये एनकरेज करती है कि आप भी ऐसी स्ट्रेटजीज बनाइए जिससे एक तो स्टेक होल्डर को तो बेनिफिट होना ही चाहिए, मीन्स आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी बैलेंस करो। इन दोनों में अगर आप बैलेंस बना लोगे तो आप आगे चल पाओगे बहुत अच्छे से। तो बैलेंस बनाने की स्ट्रेटेजीज भी हमें सोशल अकाउंटिंग की हेल्प से मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अब क्योंकि जो सोशल अकाउंटिंग है ना, वो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम आसानी से अपने कस्टमर के ऊपर हमारे ऑपरेशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारे एम्प्लॉयज़ का हमारे साथ कैसा रिलेशन है, कम्युनिटी सपोर्ट हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से फीडबैक ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से रिस्पॉन्ड हमें मिलता है विद द हेल्प ऑफ सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग कुल मिला के क्या कर रही है, इंकरेज कर रही है कंपनी को क्या करने में, कोलैबोरेशन बनाने में, यानी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमारी मदद कर रही है। किसके साथ, हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, जिससे हम अपने स्टेक होल्डर्स को एक बहुत बड़ी मतलब एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, एक अच्छी वेलफेयर एक्टिविटीज़ उनको प्रोवाइड कर सकें जो उनको चाहिए, मीन्स उनकी नीड के अनुसार उनको उनकी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर सकें विद द हेल्प ऑफ सोशल अकाउंटिंग। एक कंपनी के लिए ये भी बेनिफिट उनको मिल जाता है। ठीक है जी, दैट्स ऑल। तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारे हो गए मेन एडवांटेजेस, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो हमें ध्यान में रखने हैं, मींस जो हमारे सोशल काउंटिंग से हमें मिलते हैं। नाउ द पॉइंट इज मेजर एरियाज, मतलब स्कोप ऐसा कौन सा है जिसमें सोशल अकाउंटिंग वर्क करती है। तो सबसे पहले कैनेडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट द्वारा बताया गया है कि 4 ऐसे मेजर एरिया हैं जिसके अंदर सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट आता है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। देखो, ये माना जाता है कि जितने भी स्टेक होल्डर है ना, उन्हीं के आसपास हमारी जो सोशल अकाउंटिंग है वो घूमती है। तो इसीलिए जब हम कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो कहा जाता है कि सोशल अकाउंटिंग में सबसे पहली जो एक्टिविटी आती है वो है कम्युनिटी की सर्विसेज, कि हम कम्युनिटी को क्या दे रहे हैं, कम्युनिटी सपोर्ट हमारे साथ कैसा है, मीन्स हम उनके लिए क्या क्या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मीन्स हम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो भी एक्टिविटीज़ जैसे कि स्कूल्स की फंडिंग या फिर हॉस्पिटल को बढ़ाने की मतलब हॉस्पिटल्स की फंडिंग के ऊपर काम करना, लाइब्रेरीज़ की फंडिंग के ऊपर काम करना, जब हम ये सारे वेलफेयर प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स स्टीवर्डशिप। अब देखो, ये जो एक्टिविटी है इसका मेन फोकस होता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान देना, मीन्स एम्प्लॉयज़ का वेलबींग प्रॉपर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो कुल मिला के इसमें हम वो सारी एक्टिविटीज़ कवर कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ के भले के लिए होती हैं, जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन उनके लिए लेकर आना, ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए चलाना, प्रमोशंस के ऊपर ध्यान देना उनकी, या फिर उनके वर्क प्लेस पे जितनी ज़्यादा सेफ्टी होगी वो उतना ही हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, उनका उतना ही हमारा रिलेशनशिप और उनका रिलेशनशिप बेटर बनेगा। तो जब हम एम्प्लॉयज़ की एक्टिविटीज़ के साथ रिलेटेड अपने आप को करते हैं तो वो भी एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है वो हमारे सोशल अकाउंटिंग के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट केवल ह्यूमन रिसोर्सेज तक नहीं है बल्कि फिजिकल रिसोर्सेज भी इसमें कवर किए जाते हैं। यू नो वेरी वेल, क्योंकि नेचर रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं तो उनकी कंजर्वेशन हमारा पार्ट है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी करते रहना चाहिए जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में या नेचर रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हमारी मदद कर रही हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने से रोक रही हैं। तो कुल मिला के अगर कोई कंपनी कोई जैसे वाटर कंजर्वेशन का काम देख रही है, या वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो उन्होंने इंस्टॉल किए हैं उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर रही है, या रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कैसे करनी है उसको प्रमोट कर रही है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ इसी हेड के अंदर आती है। मींस ये भी एक वर्क है जो सोशल अकाउंटिंग के अंदर उसका पार्ट माना जाता है। राइट। फिर आता है सोशल अकाउंटिंग के दौरान हमें कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और सर्विस कंट्रीब्यूशन भी करते रहना पड़ेगा। मतलब क्या है सर इस चीज़ का, कि इस एरिया का मतलब है कि हमें इवेल्युएट करते रहना पड़ेगा कि कंपनी के जो प्रोडक्ट हमने बनाए हैं या जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड करी हैं उसका सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या वो जो हमने प्रोडक्ट प्रोवाइड करा है वो सेफ़ है, रिलायबल है, बेनिफिशियल है या नहीं। तो कुल मिला के इस चीज़ की एक्टिविटीज़ में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सोसाइटी में इको फ्रेंडली पैकेजिंग लेकर आ रहे हैं या हाई प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बना के अपने प्रोडक्ट को लेकर आ रहे हैं तो हम इस एक्टिविटी यानी इस एरिया के अंदर आ जाएंगे जो कि सोशल अकाउंटिंग का मेन पार्ट माना जाता है। अब ये तो बनाए थे किसने, कैनेडियन अकाउंटेंट मतलब कैनेडियन द्वारा बनाए गए थे, मीन्स कैनेडियन नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट ने बताए थे ये। अब ना हमारे इंडियन लेवल पे RL ब्रमेट, मतलब इन्होंने इंडियन लेवल पे रिसर्च करके कुछ अपनी बुक के अंदर लिखा
कि सोशल अकाउंटिंग के कंसेप्ट के अंदर और कौन से ऐसे एरियाज हैं। तो वैसे तो कुछ एरियाज इन्होंने अपने आप जो ऊपर वाले थे सेम टू सेम दे दिए, जो हमने 4 पढ़े हैं मिलते जुलते ही हैं काफ़ी। तो इन्होंने 5 एरिया कौन से बताए, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा नेट इनकम कंट्रीब्यूशन, कि सोशल अकाउंटिंग के कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले ध्यान रखना है नेट इनकम कंट्रीब्यूशन का। मतलब ये माना जाता है आरएल ब्रह्मंड के द्वारा कि प्रॉफिटेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है या प्रॉफिट एक ऐसा चीज़ है जिसकी इंपॉर्टेंस सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कम नहीं कर सकती। मतलब प्रॉफिट के बिना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती है, आरएल ब्रह्मंड हमें ये कहते हैं। तो कुल मिला के उनका ये मानना है कि सोशल ऑब्जेक्टिव चाहे जितने मर्जी रख लो, जब तक कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तब तक सोशल ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। तो कुल मिला के सोशल ऑब्जेक्टिव से पहले प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखो कि जब भी कोई सीएसआर एक्टिविटी कर रहे हो उसको प्रॉफिट से ही किया जाएगा ना, तो इसीलिए प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं हो सकती। तो आपकी सबसे पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्या माननी पड़ेगी आपको, आपका प्रॉफिट आपने कमाना है। तो उन्होंने उल्टा कहकर, मतलब उन्होंने ऑपोजिट कहकर क्या बताया आपको कि मेन प्रॉफिट कमाना ही आपकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब जाके आप सोसाइटी के लिए काम कर पाओगे। बात तो कहीं ना कहीं सही है, पर इस अप्रोच को इतना नहीं आगे लेकर जाया गया। अब देखिए आगे है ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूशन। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं वैसे, कि ह्यूमन रिसोर्स में हम ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के ऊपर, हमारे एम्प्लॉयज़ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर। कि कहीं पे भी, मतलब कोई अगर ऐसा एम्प्लॉई है जो अंडर प्रिविलेज्ड है या माइनॉरिटी एज में है या डिफरेंटली एबल्ड है, उस एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, उसको मतलब अनएम्प्लॉयड की बजाय एम्प्लॉयड बनाने की कोशिश की जाए किसी ना किसी वे में। अगर हम इन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं तो वो ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रीब्यूशन माना जाता है। मींस उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ओपन करना या वेलफेयर प्रोग्राम्स लेकर आना या ग्रोथ इनिशिएटिव्स उनको प्रोवाइड करना, इट इज़ कम अंडर दिस केस। पब्लिक कंट्रीब्यूशन, देखिए इस एरिया का मतलब है कि हमने मेजर करना है कि जो कंपनीज की पॉलिसीज़ हैं वो हमारे पब्लिक वेलफेयर के लिए कितनी अच्छे से वर्क कर रही हैं, या फिर हमने अपनी पॉलिसीज़ अपने पब्लिक वेलफेयर के लिए कितनी कितनी बनाई हैं और कौन कौन सी बनाई हैं। मतलब कितना कंट्रीब्यूशन हर साल कंपनी की पॉलिसी में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने सोसाइटी के लिए करना है, उन्होंने अपनी पब्लिक की ग्रोथ के लिए करना है। मीन्स स्कूल पे अगर हम काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल्स में हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या जॉब क्रिएशन के लिए हम अपना कुछ पैसा फंड कर रहे हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज़ पब्लिक कंट्रीब्यूशन का पार्ट मानी जाती हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने कह लो कि एक हेल्थ सेंटर को कुछ डोनेशन करी है, तो वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएंगी, मतलब पब्लिक कंट्रीब्यूशन का ही पार्ट मानी जाएंगी। राइट। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें हमारा फोकस होता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे कम किया जाए, मतलब पोल्यूशन कंट्रोल कैसे कम किया जाए, रिसोर्स कंजर्व कैसे किए जाए। ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, जिसके लिए हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा कि एयर प्योरीफायर्स इंस्टॉल करें हम, एनर्जी ग्रीन एनर्जी अडॉप्ट करके आगे चलें हम। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें कवर की जाती हैं। और जो लास्ट एक्टिविटी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रोडक्ट और सर्विस कंट्रीब्यूशन, सेम ऊपर वाली ही नीचे उन्होंने एग्जैक्ट सेम बताने की कोशिश करी है। ठीक है जी। तो आई होप आपको 5 की 5 आरएल ब्रह्मंड द्वारा भी जो एक्टिविटीज़ या जो एरियाज़ हैं जो सोशल अकाउंटिंग के अंदर आते हैं उसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब देखिए आखिरी हमारा पॉइंट है कि कौन सी ऐसी अप्रोचेज़ है सोशल अकाउंटिंग के ऊपर, जिसके मतलब कौन सी ऐसी अप्रोचेज़ है जो सोशल अकाउंटिंग को बढ़ाने में मदद कर रही थी, या जो सोशल अकाउंटिंग की अभी तक अप्रोचेज़ चलती आई हैं, कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहले माना जाता था कि सोशल अकाउंटिंग क्या है? क्लासिकल अप्रोच ने क्या कहा कि सोशल अकाउंटिंग का मतलब है कि सोशल अकाउंटिंग के पर्पस के लिए अगर आपको किसी भी प्रॉफिट, मतलब अगर आप अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो विद इन द लीगल लिमिटेशन, तो वो हमारी सोशल अकाउंटिंग का पार्ट ही माना जाएगा। मतलब ये है कि वो कह रहा है कि बेशक हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को नहीं मानेंगे सोशल एक्टिविटी का पार्ट, बट वो ये कह रहा है कि अगर सीएसआर एक्टिविटी करनी है तो कहीं ना कहीं आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो अगर आप प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हो और अगर वो एक तरीके से फेयर वे में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो या लीगल कंस्ट्रेंट्स में रहकर, एथिकल फ्रेमवर्क में रहकर किसी प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो दिस इज द क्लासिकल अप्रोच ऑफ द सोशल अकाउंटिंग। अब ये अप्रोच इतनी नहीं चलती है क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है और अब इस पे ऊपर कोई भी बात नहीं करी जाती। सेकेंड थी हमारी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। ये बहुत नरेटिव अप्रोच है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि एक तरीके से ट्रेडिशनल मेथड में ही बोला जाता था कि जब भी आप अपनी सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए रिपोर्ट करोगे ना, तो मतलब जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करोगे ना, तब आपने साथ में नरेटिव वे में ये बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने सोसाइटी के लिए करी हैं।
मतलब पहले क्या होता था, सिंपल कहा जाता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट करो, बात खत्म। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके नरेटिव वे में ये बोला जाने लगा कि जो भी सोसाइटी के लिए आपने करा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नीचे नोट्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि सोसाइटी के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं, इन डिटेल फॉर्मेट, इन नरेटिव फॉर्मेट। लेकिन हम क्या करते रहे हैं, हम कर रहे थे जितने भी पॉजिटिव काम हमने किए ना, बस वही हम दिखाते थे, वही हम लिख देते थे, जिससे हमारा सोसाइटी में इम्पैक्ट अच्छा रहे, हम ये ध्यान रखते थे। अब इस अप्रोच को भी हटा दिया गया है क्योंकि सोसाइटी के इम्पैक्ट के बारे में हमें यहाँ अच्छे से पता नहीं चलता था, राइट। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ पे इंट्रीगल अप्रोच आ गई। हमने कहा कि भाई साहब ऐसा करो, इंट्रीगल अप्रोच ले आओ, मतलब एक ऐसी सोशल रिपोर्ट तैयार करो जिसमें सोशल कॉस्ट के बारे में बताया जाए और सोशल बेनिफिट के बारे में बताया जाए कि कंपनी को कितने सोशल बेनिफिट हुए हैं और कितनी कंपनी को सोशल कॉस्ट बियर हुई है, ताकि हमें सोशल प्रॉफिट भी पता चल सके, मीन्स सोशल नेट इनकम कंपनी को कितनी हुई है ये भी हमें पता चल सके। मतलब हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए कंपनी ने क्या करा है और सोसाइटी से कंपनी को क्या मिला है, उन दोनों के बीच का हम एक रिलेशन देखना चाहते थे, जिसको हम कहते थे कि सोशल रिपोर्ट इस जो भी सोशल रिपोर्ट बनानी है उसमें ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी चाहिए। तो दिस इज़ अ इंट्रीगल अप्रोच। नेक्स्ट आने लग गई हमारी प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच, जिसमें हमने ये ध्यान देने की कोशिश करी कि जो भी हम प्रोग्राम, अब देखो ये माना जाने लगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उसका मतलब जो भी हम कंपनी रेडी कर रहे हैं उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये कहने मतलब ये इस अप्रोच का मानना है कि जो भी कंपनी का एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है ना, सोशल सोसाइटी के लिए, उसको अचीव करने के लिए कंपनी को क्या बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक तरीके से प्रोग्राम रेडी करना पड़ेगा, प्लान रेडी करना पड़ेगा, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि फीडबैक क्या आया है, कंपनी का रिस्पॉन्स कैसा निकला है सोसाइटी में। तो ये जो अप्रोच थी, जिसमें ये माना जाने लगा कि हर एक कंपनी का अपना सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके लिए उसको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बाद जो फीडबैक मिलेगी वो ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा कि कंपनी ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है, हम मतलब सोसाइटी ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है कंपनी के इस एक्शन के ऊपर। ठीक है जी। एंड द लास्ट सॉरी सेकेंड लास्ट अप्रोच इज पिक्टोरल अप्रोच, जिसमें ये कहा जाने लगा कि जब भी आप सोशल रिपोर्ट बना रहे हो ना, या सोशल अकाउंटिंग कर रहे हो, उसमें क्या करो, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करो, जो आपने काम किया है, मतलब जो आपने सोसाइटी के लिए काम किया है ना, उसकी पिक्चर्स लेकर आओ, पिक्चर्स लगाओ अपने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिपोर्ट्स के अंदर, सो दैट क्लियरली हमें रियल टाइम पता चले कि आपने क्या क्या किया है और कहाँ कहाँ किया है। ठीक है, तो विजुअली रिप्रेजेंटेशन करके आप अपने अगर प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो वो हमारी पिक्टोरल अप्रोच मानी जाती है, जिसमें चार्ट्स शो करो, फोटोज़ लगाओ जो आपने डोनेशंस करी हैं, जहाँ जहाँ आपने कुछ ना कुछ ओपन किया है उसकी फ़ोटोज़ लगाओ, ताकि रियल टाइम हमें पता चले कि आपने एक्चुअली में ये काम किया है और ये आपका ही किया हुआ काम है। ठीक है। एंड द लास्ट अप्रोच इज फुटनोट डिस्क्लोजर। अब फुटनोट डिस्क्लोजर ये कहा जाने लगा कि ये एक सप्लीमेंट्री अप्रोच है, जिसको करना है नहीं करना आपके ऊपर है। मींस इसमें डिटेल में नहीं कहा जाने लगा, इसमें बस इतना कहा जाने लगा कि अगर आप सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन को डिटेल में नहीं देना चाहते तो ऐसा ज़रूर करिएगा कि जब भी आपका कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुट नोट में बस इस चीज़ को दिखा देना है कि सोसाइटी के लिए आपने किन किन चीज़ों को किया है और कैसा कैसा काम किया है, ताकि सोसाइटी का इम्पैक्ट हमेशा हर ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आए कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी में क्या क्या किया है, ये हमें पता ज़रूर चले। ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सोशल अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है और सोशल अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अप्रोचेज, एरिया, स्कोप, ये सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।